जी नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई प्रेजेंट्स बात मुद्दे की। आप भारतवर्ष में आप इतना बड़ा प्रजातंत्र है, हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। इसी क्रम में आप देखिए केरल में, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे मजेदार जो बात चल रही है, हर जगह चर्चा में है, वो है बंगाल चुनाव। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक यूके सिंह जी, आपका स्वागत है। और सर, ये बहुत मजेदार चीज है कि मतलब हर राज्य में चुनाव कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अभी भी 2-3 जगह चुनाव हैं, लेकिन बंगाल चुनाव एकदम चर्चा में छाया हुआ है। इस पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाल चुनाव में सर पिछले 10 साल से टीएमसी सत्ता में रही है, और उसके पहले तो बहुत बड़ा मतलब घटनाक्रम घटता रहा है, लेकिन ये टीएमसी की जो जमीन तैयार हुई सर, वो कैसे हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है टीएमसी का, वो तो 98 में शुरू होता है, लेकिन जिस पॉलिटिकल जमीन की शायद आप बात कर रहे हैं, ये चीज आपको बुद्धदेव भट्टाचार्य जब सीएम थे सीपीआईएम के, तो 2006 में वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए टाटा की इंडस्ट्री वहाँ जा रही थी, नैनो वाला प्रोजेक्ट हो नहीं जाता। तो नंदीग्राम में 2006 में ये हुआ कि सरकार की तरफ से नोटिस आया कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी और 70,000 लोग विस्थापित हुए। तो एक जो वैक्यूम था अपोजिशन के लिए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, वो एक मुद्दा मिल गया, और किसानों से जुड़ा मुद्दा था, जमीन से जुड़ा मुद्दा था। तो उसका विरोध टीएमसी ने करना शुरू किया, और 2007 में 14 मार्च को गोली चली थी, और इसमें 14 लोग मारे गए। और इससे जो पूरा वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो गया, वोलेटाइल हो गया एक प्रकार से। और जो एग्रेशन के मूड में टीएमसी आई, ममता बनर्जी आई, यदि उनके साथ भी कई बार बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया गया, लेकिन एक अपोजिशन खड़ा हो गया, और उसका लाभ 2011 में मिला जब टीएमसी सत्ता में आ गया। जी सर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंगाल का चुनाव बड़ा मजेदार है जी। अगर मैं पूछूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि सर चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, और अभी केरल इतना महत्वपूर्ण है सर। लिटरेसी देखिए, भारत में लिटरेसी सबसे ज्यादा वहां पे है, तो कहीं ना कहीं केरल चर्चा में रहता है। लेकिन बंगाल के चुनाव को इतनी महत्ता क्यों मिल रही है? आज हर जगह बंगाल के चुनाव की चर्चा है सर, देश विदेश हर जगह। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे स्टेट इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन शायद इसका ये कारण है कि जो तमिलनाडु का चुनाव है, वहाँ एक प्रकार से जैसे राजस्थान का चुनाव है, एक बार बीजेपी जीतती है तो एक बार कांग्रेस जीतती है। तमिलनाडु में भी शायद ये फिक्स है कि वो एडीआईएम के ओडीएम की सत्ता का परिवर्तन होता है। केरला में बहुत स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिस्ट का, और बहुत छोटा स्टेट है। अब यहाँ 10 साल से सरकार है, और बीच इसके पीछे थोड़ा सा जाए तो जब से एनडीए की सरकार बनी 2014 से, तो एक पॉलिटिकल क्लैश चल रहा है, जहां स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को, रेगुलेशन को, आर्डर को डिफाई करने की कोशिश करती है, और इसको लेकर के बड़ा तनातनी होती है। तो एक मुझे लगता है कि प्रेस्टीज इशू भी है, और बड़ा स्टेट है। यदि ये कोई भी राजनीतिक दल जीतता है, तो दूसरे चुनाव या दूसरे देश के दूसरे क्षेत्रों पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसको एक पॉलिटिकल गेन मिलता है। तो शायद इसलिए पूरे फोर्स के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। सर एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, रीजनल पार्टीज जैसे कि आपने बताया सीपीआईएम, टीएमसी, इस तरह की तो चर्चा में ही है, और मैदान में भी है बंगाल में। सर दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो सामने दिख रही है, टीएमसी भी दिख रही है, तो दो पार्टियां आमने सामने दिख रही है, एक रीजनल और एक नेशनल पार्टी। लेकिन अब कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है देश की, उसकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, इसमें रजनीश से एक चीज मैं आपको सुधार कर दूं कि टीएमसी भी इसमें वोट परसेंटेज और सीट के हिसाब से नेशनल और स्टेट पार्टी डिसाइड होती है। तो टीएमसी भी आज की डेट में नेशनल पार्टी है, लेकिन हाँ, इसका जो इमरजेंस था वह रीजनल पार्टी के रूप में ही था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह कांग्रेस जो शुरू
से लेकर के लंबे समय तक 52 से लेकर के 52 में, फिर 57 में, फिर 62 में, तो ये इनकी सरकार बनती रही और इमरजेंसी के बाद फिर जब इलेक्शन हुआ दूसरा 80 में, तो ये आए। लेकिन अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर हो गई, और वही नहीं बल्कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है, शेयरिंग ऑफ वोट है, वो सीपीएम का भी घट रहा है और कांग्रेस का भी घट रहा है। और दूसरे तरीके से कहें तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट फ्रंट के कमजोर होने का लाभ वोट दोनों में बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि पिछला इलेक्शन ये कहता है कि इसका मेजर पोर्शन बीजेपी में गया और एक छोटा सा हिस्सा टीएमसी में गया। तो सर जैसे आपने बताया कि मतलब एक लंबा दौर चला, उसके बाद फिर ये टीएमसी रीजनल से उठकर के नेशनल पार्टी बन गई। आपको ऐसा क्या लगता है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि बड़ी मजबूत रही है सर? मतलब अगर हम आजादी के समय तक की बात करें तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सहमति, मतलब कांग्रेस की बात को ऊपर रखने के लिए अपने आप को पीछे खींच लिया। कांग्रेस का क्षय कैसे हुआ, उनका मतलब पतन वहाँ राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो वहां पे कैसे उनका घटाव शुरू हुआ सर? वेरी नाइस क्वेश्चन रजनी जी। और पूरे इंडिया के लेवल पे आप देखेंगे तो चौथे आम चुनाव तक यानी 67 तक एक प्रकार से जिसको कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति थी। अपवाद केवल केरला था जहां 57 में कम्युनिस्ट आ गए थे, लेकिन उनको किसी कारण से बर्खास्त कर दिया गया। 67 से चीजें चेंज होनी शुरू हुई। इसका साथ एक कारण ये भी था कि जिस स्टेचर के नेता पंडित नेहरू थे, उस तरीके का, जैसे शास्त्री आए लेकिन बड़े लो प्रोफाइल के थे, इंदिरा गांधी अभी सत्ता में आई, तो वहां से एक तो पकड़ ढीली होनी शुरू हुई। दूसरी चीज कि जब शुरू के इलेक्शन में 52 में 57 में जो लेफ्ट फ्रंट था, उसने देखा कि अकेले लड़ना संभव नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि 62 में ये कोशिश की गई, एक बंगला कांग्रेस बनी थी, तो लेफ्ट ने एक फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश की। तो 67 में इसका लाभ मिला, वो काफी आ गया है और एक मिलीजुली सरकार बनी थी। मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, अजय मुखर्जी के बंगला कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फिर लंबे समय तक चली नहीं, 69 में इलेक्शन हुआ, फिर उसमें कांग्रेस नहीं आती, मिला जुला ये हुआ। लेकिन इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी 75 की लगी, 77 में 2 साल का जो चला, उसके बाद एकाएक पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के प्रति रोष था। यद्यपि साउथ में वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन बंगाल से भी एक प्रकार से कांग्रेस को करीब 20 के आसपास जो सीट मिली थी, और इनका जो लेफ्ट फ्रंट था वो तो इस तरह से सत्ता में आया और ज्योति बसु आया। इस तरह से जो धारा सही हो। अब सर राजनीति की जब बात करते हैं तो गठबंधन और गठजोड़ ये बहुत आम चीज हो जाती है। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में ऐसा कुछ समीकरण दिख रहा है, और अगर होता भी है तो कैसे बनेगा और क्या सक्सेस होगा? गठबंधन तो वहां की, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लेफ्ट फ्रंट को बनाया गया था 67 में, और फिर 77 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जनता पार्टी भी लड़ी थी, क्योंकि बंगाल में नहीं आई, दूसरे पूरे नॉर्थ इंडिया में वो आए। आज की सिनेरियो में आप देखें तो एक बीजेपी है, ये किसी से समझौता करने नहीं जा रही, टीएमसी किसी से समझौता करने नहीं है। अब बचते हैं सबसे एक प्रकार से कहिए तीसरे और चौथे नंबर की जो पार्टी है, सीपीएम है और कांग्रेस। तो इनमें एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और मैं आज ही पढ़ रहा था कि ये मिल करके एक सभा करने वाले हैं जिसमें 10 लाख लोगों को लाने की बात है। तो अब तो यही बनता है। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो उस तरीके का सीपीएम का जो बेस है, यदि दोनों का वोटिंग परसेंटेज 2019 वाला आप देखेंगे तो एक का मतलब दोनों को मिला दें तो ये 10 से 11% के आसपास पड़ते हैं। 5.67 कांग्रेस का वोटिंग शेयर रहा है और 6 पॉइंट समथिंग कम्युनिस्ट का रहा है। तो 11% के वोटिंग शेयर से आप कम से कम सरकार, कोई मिराकल ना हो जाए तो सरकार चेंज होने की संभावना कम है। तो कोई बड़ा, क्योंकि 2 सीधी फाइट है तो उसमें फ्रंट की संभावना बड़ी।
सर, बंगाल में एक चीज अभी बहुत हाल में चर्चा में रही है, जब कोरोना रहा है तो कोरोना के समय में बंगाल की राज्य सरकार ने सपोर्ट नहीं किया केंद्र को, सही तरीके से जवाब नहीं दिए, आंकड़े सही नहीं बताए। उसी समय राज्यपाल ने एक विजिट करी थी विधानसभा में, राज्यपाल जो धनखड़ जी हैं, और जब वो गए थे तो गेट पे ताला बंद मिला था, मुख्यमंत्री जी मिली भी नहीं थी। तो ये जो दोनों का गतिरोध है सर, ये गतिरोध मतलब उसका कारण क्या लगता है आपको? एक तो पॉलिटिकल राइवलरी, सीधी सी बात है कि जिस गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली ये माना गया था कि सेंटर और स्टेट के बीच वो कड़ी के रूप में काम करेगा, वो धीरे धीरे सेंटर के एजेंट के रूप में उसकी भूमिका हो गई और इसके माध्यम से सेंटर जो है कंट्रोल भी रखता है। वो जो घटना हुई थी, मुझे याद आ रहा है कि 5 सितंबर की बात थी और धनखड़ साहब ने कहा था कि हम आएंगे और लाइब्रेरी भी जाएंगे, उस ऐतिहासिक इमारत को भी देखना है। लेकिन अधिवेशन जो होने वाला था, अचानक स्पीकर ने बुलाया भी था जी, उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन अचानक उसको स्थगित कर दिया गया। और जब ये पहुंचते हैं तो गेट नंबर 1 बंद था, जो मेन गेट था, तो ये 2 नंबर से गए। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने वहां धरना भी दिया था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उसको धरना देना पड़ता है। दूसरी चीज की कुछ ऐसे कोरोना वाली बात आपने कही, कुछ और आरोप धनखड़ साहब ने, राज्यपाल ने लगाए थे कि अप्रैल माह था जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस माह में 200 के आसपास रेप की घटनाएं हुई है, 600 के आसपास अपहरण हुए हैं। तो इस पे कानून व्यवस्था को, मैं आपको बीच में रोकूंगा, जैसे आपने रेप की घटनाएं और इसे कहा, तो ऐसे ही वहां पे सर मतलब राजनीतिक हिंसा बहुत बढ़ रही है जी, तो ये कहां तक सही है कि राजनीतिक हिंसा वहां पे बढ़ी हुई है? दूसरा, अगर है तो आपको क्या लगता है कौन से क्षेत्र में ज्यादा हो रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें ऐसे किसी भी हिंसा का, आप एक वैचारिक लड़ाई लड़िए, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से पिछले करीब 1 दशक से जो बंगाल है वह राजनीतिक हिंसा में सबसे ऊपर है। पिछले 6 महीने में 12 तो मतलब ये सही है कि बिल्कुल सही है। कौन से क्षेत्र में सर आपको लगता है कि मतलब ज्यादा ही हो रहा है? ये यदि आप बंगाल को जियोग्राफिकल पैटर्न पे देखना चाहें तो जो साउथ बंगाल का एरिया है, जिसमें 24 परगना और हुगली और ये वाला एरिया, एकदम नीचे वाला एरिया, वहां पे ये क्लैश ज्यादा हो रहा है। अब इनका जो इमरजेंस हुआ था ममता बनर्जी का, तो उन्होंने नारा दिया था मोटी माटी मानुष का, और सोनार बंगला बनाने के सपने दिखाए थे। अब ये कह रही हैं इस बार की बंगाल की बेटी, तो आपको क्या लगता है सर, टीएमसी का अगर कोई प्रतिद्वंदी निकल के आता है तो कौन होगा? नो डाउट आज की डेट में केवल और केवल एनडीए, जो कि बीजेपी के बैनर तरीके से बैनर में लड़ रही है, तो बीजेपी और टीएमसी मेन राइवल पार्टी हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो स्ट्रांग होकर के और भले सीपीएम के साथ मिलजुल लड़े, क्योंकि इन्हें अपनी जमीन बनानी है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी कम से कम कमिंग इलेक्शन में कांग्रेस या लेफ्ट कोई चैलेंज नहीं देना रहा। सीधी फाइट जो मीडिया में आ रही है वो टीएमसी और बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, इसी के साथ आज का हम एनालिसिस समाप्त करते हैं और दोनों ही पार्टियों को जो भी वहां पे विजयी होते हैं उनके लिए शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।